नमस्कार दोस्तों, आज हम शरीर के सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी सेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। वह सिस्टम जो हमारे सांस लेने के लिए जिम्मेदार होता है उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। यदि बात करें तो हम कहते हैं कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसी के आधार पर यह सिस्टम बना है। वह कैसे कार्य करता है, कैसे होता है ये फंक्शन, वह हम पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी को यह पता है कि हम जन्म लेते से ही ये श्वसन तंत्र की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है हमारे साथ। परंतु हम माँ के पेट में जब रहते हैं, कोई भी फीटस माँ के पेट में रहेगा तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड क्या होगा, ये सिस्टम जब कैसे काम करता है, सबसे पहले हम वह समझेंगे। हो गया फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन। डोम शेप यूट्रस। यह हो गया फीमेल में जेनाइटल पार्ट और ये हो गया यूट्रस में प्लासेंटा। प्लासेंटा से एक 50 सेंटीमीटर की एक पाइप आती है जो प्लासेंटा से जुड़ी रहती है और दूसरी तरफ वो फिटस से जुड़ती है। ये फिटस, इस पाइप को हम नाम देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम देते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये फिटस, ये एक कनेक्शन है जो माँ से बच्चे को ब्लड भेजता है। प्लासेंटा में एक लंबा सा पाइप है 50 सेंटीमीटर, से हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड में तो अम्बिलिकल कॉर्ड दूसरी तरफ जाकर जुड़ जाएगी बच्चे से। बच्चे को माँ न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह भेजती है। अब क्या होता है, ये बच्चा कहीं बाहर ना आ जाए उसके लिए इस बच्चे के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। कहीं बच्चा बाहर निकलकर बाहर ना आ जाए, इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? बैग ऑफ मेम्ब्रेन। ये फिटस के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बैग ऑफ मेम्ब्रेन। और बैग के अंदर फ्लूइड रहता है, एम्नियोटिक फ्लूइड। ये कौन सा फ्लूइड रहता है? एम्नियोटिक फ्लूइड। तो जैसे वॉशिंग मशीन को चालू करो तो कपड़े नीचे नहीं गिरते हैं, घूमते रहते हैं। मिक्सी को चालू करो तो सामान जार में ही रहता है, नीचे नहीं आता है। ठीक वैसे ही बच्चा इस फ्लूइड में घूम रहा है, निकलकर बाहर नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इसके अलावा यह फ्लूइड बच्चे की रक्षा करता है। बच्चा यदि मूवमेंट करता है तो उसको कहीं चोट नहीं लग जाए, इसका भी ध्यान रखता है। ये फ्लूइड से वह बचाव होता है बच्चे को। अब बच्चे के चारों तरफ पानी है तो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? डूब जाएगा। डूबने का मतलब क्या है? यहाँ पर रेस्पिरेटरी टैंक में पानी चला जाना, है ना। तो अब बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, क्योंकि यदि सांस लेगा तो पूरे लंग्स में सब जगह एम्नियोटिक फ्लूइड उसके चले जाएगा, जिससे वह मर जाएगा। तो अब क्या होता है, इस कंडीशन में बच्चे को माँ भेजती है प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ये ऑक्सीजन और O2 और न्यूट्रिशन कौन भेजती है बच्चे तक? माँ भेजती है। तो अब क्या होता है, इस कंडीशन में बच्चे को माँ भेजती है प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से ऑक्सीजन। प्लासेंटा से O2 बच्चे के पास और न्यूट्रिशंस, ठीक है। जब जन्म होने का समय होता है बच्चे का, तब ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन फट जाती है, बच्चा निकल कर बाहर आ जाता है। ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन फट जाती है जब जन्म लेने का टाइम आता है, जब ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन फट जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। जन्म लेने का समय आता है बच्चे का तो यह बेबी बाहर आ जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड साथ जुड़ा रहता है। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड इसके साथ जुड़ी रहेगी, जब तक माँ अपने बच्चे को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। अब क्या होगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड नीचे तक और फीटस आ गया बाहर। जब तक बच्चा कॉर्ड से जुड़ा है तब तक माँ बच्चे को भेजती है ऑक्सीजन, लेकिन फिर डॉक्टर्स ये अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं। ये कॉर्ड कट गई, ये कॉर्ड कट गई तो बच्चे का तक ऑक्सीजन का सप्लाई हो गया बंद। कॉर्ड कट गई तो बच्चे तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। जन्म के पहले सांस नहीं लेते हैं तो लंग्स एकदम फ्लैट रहते हैं बच्चे के। कैसे रहते हैं? एकदम चपटे रहते हैं लंग्स।
सांस नहीं लेते हैं तो, ठीक है, पिचके हुए पन्नी जैसे लोंगते हैं। जन्म के पहले सांस नहीं लेते हैं तो लंग्स एकदम फ्लैट और चपटे रहते हैं, पिचके हुए पन्नी जैसे। अब जैसे ही हमने अम्बिलिकल कार्ड काट दी तो बेबी अलग हो गया। बेबी को अलग किया तो बच्चे के पास ऑक्सीजन जाना बंद हो गया। ये बिल्कुल वही कंडीशन है जैसे कि हम अपनी नाक के यहाँ हाथ लगा लें और थोड़ी देर नाक बंद कर दें तो हमारा दम घुटेगा। दम घुटेगा और जैसे ही हम हाथ हटाएंगे, एक डीप ब्रीदिंग लेनी, नॉर्मल, ये वह कंडीशन होती है। सेम बच्चे के पास ऑक्सीजन जाना बंद हुई, बच्चे का दम घुटा, ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी मिली तो ब्रेन ने बच्चे को मैसेज दिया कि सांस लो। बच्चे ने पहली बार जब फर्स्ट टाइम जब सांस ली जन्म होते ही, ठीक है, बच्चे को ब्रेन मैसेज देता है कि आप ऑक्सीजन लो। जैसे ही दम घुटेगा तो बच्चा घबराएगा, घबराएगा तो ब्रेन मैसेज देगा कि आप ऑक्सीजन लो, तो बच्चा ऑक्सीजन लेता है एकदम, तो गहरी सांस लेता है। तो बच्चे ने पहली सांस तब ली। जन्म के बाद पहली ब्रीदिंग होती है दोस्तों। फर्स्ट ब्रीदिंग कब होगी? आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद। क्योंकि माँ के पेट में जब तक रहेगा, जब तक माँ इसको पोषण देती रहेगी, जब तक इससे अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई, जब तक माँ इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। जन्म के बाद तो बच्चा सांस नहीं ले पाता है, दम घुटता है तो गहरी सांस अंदर लेता है। कब तक सांस लेगा? जब तक जिंदा है। कब तक सांस लेगा? जब तक ब्रीथ। कब तक करेगा? जब तक जिंदा है। और जब तक जिंदा है तब तक सांस लेना है। तो ये प्रक्रिया हमारी जन्म से शुरू होती है और मरने तक चलती है। बच्चे कभी रोते नहीं है, उन्हें हमें रुलाना पड़ता है। इसलिए रुलाते हैं क्योंकि हम किसी को रुलाएंगे तो वह सिसकियां लेगा। सिसकी लेने का क्या मतलब होता है? सांस अंदर लेना। तो जन्म के बाद बच्चे को रुलाया जाता है ताकि वह सिसकियां ले, रोए। जितना ज्यादा सिसकियां लेगा, जितना ज्यादा रोएगा, उतनी ज्यादा एयर उसके अंदर जाएगी। जितनी एयर अंदर जाएगी उतने ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचेगी। इसलिए जन्म के बाद बच्चे को एक बार रुलाते हैं ताकि वह सांस ले गहरी। तो फर्स्ट ब्रीदिंग कब हो गई? बर्थ के बाद। कब होती है? आफ्टर द बर्थ। फर्स्ट ब्रीदिंग हम कब लेते हैं? आफ्टर द बर्थ। बर्थ के पहले माँ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। प्लासेंटा से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके माध्यम से हमें पोषण वगैरह देती है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस वगैरह, जिससे हमारी ग्रोथ होती है माँ के पेट में। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके सिस्टम, किस तरह से बनेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। आइए समझते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ओके, इस तरह बनेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। हम इस सिस्टम की मदद से क्या करते हैं? इस सिस्टम की मदद से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। हम कितने पार्ट देखते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में? तो सबसे पहले वो पार्ट आता है जिसकी मदद से हम सांस अंदर और बाहर करते हैं, डेट इज नोस। नोस, ठीक है। और कभी कभी यदि नाक बंद हो जाती है हमारी तो हम कहा मुंह से भी सांस ले लेते हैं अंदर, माउथ। अब यहाँ से जो हम हवा ले रहे हैं उस हवा में मौजूद है ऑक्सीजन। नाक से जो हवा ले रहे हैं वह एक पाइप में जा रही है, उस पाइप को हम नाम देते हैं, सबसे ऊपर का हिस्सा फेरिंग्स, फेरिंग्स। उसके नीचे वाला हिस्सा पाइप का लेरिंग्स।
ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा हुआ पाइप का? फेरिंग्स। उसके बाद वाला लेरिंग्स, और सब इसके नीचे कौन सा रहता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया, नोज, माउथ, फेरिंग्स, नोज, माउथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया। एक लंबा सा पाइप हो गया जिसमें ऊपर का हिस्सा कहलाता है फेरिंग्स, उसके नीचे वाला लेरिंग्स, और थर्ड ट्रेकिया। ट्रेकिया थोरेक्स में चला जाता है, थोरेक्स में ट्रेकिया चले गया। जब ट्रेकिया थोरेक्स में गया तो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक हिस्सा कहलाया राइट लंग और दूसरा हिस्सा कहलाया लेफ्ट लंग। ये दो पाइप हैं जो राइट लंग और लेफ्ट लंग में गए हैं। हमने उस पाइप को क्या नाम दिया है? ब्रोंकस। उस पाइप को हम क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। अपने शर्ट के दूसरे या तीसरे बटन के बीच में भाग होता है, यहाँ पे रहता है ब्रोंकस। इस जगह से ट्रेकिया एक राइट लंग में चला गया तो राइट ब्रोंकस, और लेफ्ट लंग में गया तो लेफ्ट ब्रोंकस कहलाता है। लंग एक प्रकार का गुब्बारा होता है, ये लंग्स हमारे, ये लंग्स। लंग्स एक प्रकार का गुब्बारा होता है और उस गुब्बारे में एक कौन सा पाइप चला गया? तो ब्रोंकस का पाइप चला गया। अब ब्रोंकस का पाइप एक पन्नी में चला जाएगा, हम इस पन्नी को लंग नाम देते हैं। और लंग के अंदर सबसे आखिरी में एक बलून आता है जिसे हम एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई हमारे लंग में बहुत सारे हैं, जगह मौजूद है ना। हाँ, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हुआ? तो बाहरी दुनिया से हमने सांस ली तो हवा के साथ ऑक्सीजन अंदर आई, उससे ऑक्सीजन अंदर आई, ये क्या आ रही है? O2, है ना, हवा के साथ, एयर के साथ। एयर आई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस आती है हवा में। आप सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं लेते, हवा अंदर लेते हो, ठीक है। 100 ml के आसपास हम अंदर लेते हैं। या एयर नाक द्वारा फेरिंग्स में लाई गई, लेरिंग्स में गई, ट्रेकिया में गई, ब्रोंकस में आई, राइट लेफ्ट दोनों तरफ, और ये सबसे एंड में एल्वुलाई के पास गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वह पहुंचाई हमारे लंग के एल्वुलाई के अंदर, और लंग के एल्वुलाई के पास अच्छे से सप्लाई हो रहा है क्या? ब्लड वेसल्स में ब्लड, ये ब्लड वेसल्स, इसमें ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन पहुंच गई लंग्स के एल्वुलाई में, जहां से बहता हुआ निकल रहा है ब्लड। अब क्या होगा? ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मौजूद है वह एल्वुलाई में आ जाएगी, और एल्वुलाई की ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी। क्या किया आपने? लंग के एल्वुलाई ने ऑक्सीजन ब्लड को दे दिया, और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलाई में ले लिया। एल्वुलाई से कार्बन डाइऑक्साइड अब ऊपर की ओर पाइप में बढ़ेगी, एल्वुलाई से ये ऑक्सीजन, ये CO2 ऊपर पाइप में बढ़ेगी और एंड में हमारे नोज से बाहर हो जाएगी। तो हमने क्या कहा? आपने सांस ली, एक 500 ml एक बार में सांस हम लेते हैं, तो हवा के साथ ऑक्सीजन के एल्वुलाई के माध्यम से, लंग के एल्वुलाई के माध्यम से ब्लड में भेजे, और एक सांस बाहर की तो ब्लड में से हमने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ली, एल्वुलाई में आई, एल्वुलाई से लंग्स से बाहर। यही ऑक्सीजन हमें जीवन देती है। हमारे शरीर का प्रत्येक सेल इसी ऑक्सीजन की मदद से काम करता है। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है: नोज, माउथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, और फाइनली ये इसमें ये एल्वुलाई होता है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। इसमें ऊपर से लेकर एक पाइपलाइन है जो कहाँ जा रही है? तो लंग के अंदर, और क्या लेकर जाती है? तो ऑक्सीजन। ये पाइपलाइन है जो लंग के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। यहाँ एल्वुलाई से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। हमने एक बार सांस ली तो जो हवा अंदर ली थी वह एल्वुलाई से कहाँ जाएगी? ब्लड में। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने जैसा बोला अभी कि हमने जो एक बार हवा ली तो हमारा जो जो ऑक्सीजन ली हमने वह एल्वुलाई की मदद से ब्लड में जा रही है,
और ब्लड का CO2 एल्वोलाई में आ रहा है, तो यहाँ एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। ठीक है, हमने एक बार सांस ली तो जो हवा अंदर ली थी वह एल्वुलाई से कहाँ जा रही है, ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से लंग्स के एल्वुलाई में। ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है दोस्तों। ठीक, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का के अंदर का हिस्सा है, नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकस तक, हम उसे बोलते हैं डेड स्पेस। क्या बोलते हैं? डेड स्पेस। हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? हम वर्ड यूज कर रहे हैं डेड स्पेस। डेड स्पेस मतलब वह जगह जहां सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है। यहाँ पे इस पाइप में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है, यहाँ एक्सचेंज नहीं होता। एक्सचेंज एल्वुलाई में होता है। एल्वुलाई से O2 ब्लड में आती है और ब्लड के CO2 एल्वुलाई में आती है। ठीक है, तो यहाँ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पूरा ये डेड स्पेस बोलते हैं इसको। नो एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, किसमें? डेड स्पेस में। डेड स्पेस में यहाँ गैसेस का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो जहां गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे हम नाम देते हैं डेड स्पेस। कोई गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यह ट्रांसपोर्ट हो रही है गैसेस उसमें। डेड स्पेस में कितनी एयर होती है? डेड स्पेस में हमारे पास हमेशा ही 150 ml के आसपास एयर होती है। कितनी एयर होती है डेड स्पेस में? एयर कितनी होती है डेड स्पेस में? हमारे पास हमेशा 150 ml के आसपास एयर रहती है। ठीक है, हमने कहा कि डेड स्पेस में 150 ml के आसपास एयर रहती है। डेड स्पेस नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकस तक, उसमें एयर का ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एयर का एक्सचेंज नहीं होता है। एक्सचेंज कहाँ हमने बताया? एल्वुलाई में। एल्वुलाई हमारे गैस का एक्सचेंज करती है ब्लड से, वह ब्लड से CO2 लेती है और नोज के द्वारा बाहर करती है, और जो उसमें एल्वुलाई में ऑक्सीजन रहता है वह हमारे ब्लड को देती है। डेड स्पेस का पहला कार्य गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है इसमें? गैसेस का ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज नहीं होता है ना। सेकंड, दूसरा कार्य डेड स्पेस में अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन बिछी हुई है। म्यूकस मेम्ब्रेन रिलीज करती है म्यूकस, तो वहां ह्यूमिडिफिकेशन बना रहता है, मतलब हल्की सी नमी और गीलापन इस डेड स्पेस में रहता है, जिससे एयर ट्रांसपोर्ट करती तो उसके आसानी होती है। जब हवा गीली होगी तो क्या होगा? उस गीलेपन के कारण सूखी हवा अंदर नहीं आ जाएगी। यह वैसी ही परेशानी है जैसे कि अभी आप 2-3 घंटे के लिए टू व्हीलर चलाते हुए कहीं बाहर गए, तो सूखी हवा के कारण नाक छिल जाती है। तो यदि ह्यूमिडिटी बनी रहेगी अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू डेड स्पेस में, तो हवा आसानी से ट्रांसपोर्ट करती रहेगी। यदि हम दिन भर सूखी हवा लेंगे तो पूरा रास्ता छिल जाएगा, है ना। तो रास्ते को छिलने से बचाने के लिए हमें डेड स्पेस के अंदर बहुत जरूरी है। हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन कार्य करता है, इसको नमी प्रदान करता है, गैस से आसानी से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो जाती है। दूसरा कार्य था ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को नमी रखती है। ठीक है, तीसरा कार्य डेड स्पेस का क्या था? हमारे शरीर द्वारा ली गई हवा को यह फिल्टर करता है, फिल्टर करके एल्वुलाई तक पहुंचाता है और आगे की तरफ मूव करवाता है। नाक से टर्मिनल ब्रोंकस तक हवा का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गैसेस को एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं, कहलाएगा डेड स्पेस। और एल्वुलाई गैसेस जहाँ एक्सचेंज हो रहा है हम उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। ये एल्वुलाई में जहाँ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है हम इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट मतलब वह जहां पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, हम इसको एल्वुलाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन, हम हमारे सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, हम उसका मैकेनिज्म अब देखने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन। हम देखते हैं कि हम सांस लेते हैं तो हमारे जो ऑक्सीजन है
वह हमारे प्रत्येक सेल तक कैसे पहुंचती है। ओके, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये हमारे सेल्स, ठीक है। तो हमने मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन हम ये पढ़ेंगे कि हम जो सांस लेते हैं नाक के द्वारा, वह हमारे शरीर के लंग्स से ब्लड में आती है और ब्लड से सेल्स में कैसे पहुंचती है। उसको हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का मैकेनिज्म किस तरह से ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और ऑक्सीजन पहुंच जाएगी हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल के पास। हमारे जीवन में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेल को जिंदा रखने के लिए हमें ऑक्सीजन लेना होती है, ठीक है। हम ऑक्सीजन सेल्स तक 4 स्टेप के द्वारा पहुंचाते हैं। तो हमारे पहले स्टेज में क्या हुआ, जब पहला स्टेज शुरू हुआ तो ऑक्सीजन नाक से कहाँ आई, नसल कैविटी में, नोज। ये O2, O2 कहाँ आई, ये नसल कैविटी में। नसल कैविटी से ऑक्सीजन फेरिंग्स में, ये फेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस, टर्शरी में जाते हुए ये हमारे O2 हमारी गई एल्वुलाई में, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोर्ट डेड स्पेस में होते हुए O2 ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। यह पहली स्टेप हुई जिससे बाहरी दुनिया से ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स के एल्वुलाई तक, है ना। ये एल्वुलाई हमारे, ये एल्वुलाई, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपने पहली स्टेज को क्या नाम दिया, इंस्पायरेशन, ठीक है। इस दौरान ऑक्सीजन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से इंटर कर गई लंग्स के एल्वुलाई तक, ठीक है। तो इसे हमने क्या नाम दिया, इंस्पायरेशन। अब बाहरी दुनिया से ऑक्सीजन आ गई लंग्स के एल्वुलाई में, कैसे आई, तो हमने जब सांस ली तो उसके द्वारा ऑक्सीजन लंग के एल्वुलाई में इंटर कर गई। यह पहली स्टेप है दोस्तों। अगली स्टेप में ऑक्सीजन लंग के एल्वुलाई से ब्लड में आई, ठीक है। लंग्स के एल्वुलाई से ब्लड में इंटर करी O2। थर्ड स्टेज में ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगी। पहली स्टेज इंस्पायरेशन, दूसरा O2 कहाँ गई, एल्वुलाई टू ब्लड। अब थर्ड स्टेज में, स्टेज स्टेज थर्ड में क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी, कहाँ, ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज में O2 ब्लड से निकलकर सेल के पास आ गई, ठीक है। तो 4 स्टेज में ऑक्सीजन ब्लड से सेल तक जाएगी। तो हमने कहा कि 4 स्टेज में ऑक्सीजन हमारे सेल में जाएगी। पहली स्टेज में ऑक्सीजन बाहरी दुनिया से एल्वुलाई तक जाएगी, ठीक है। दूसरी स्टेज में एल्वुलाई से ब्लड में जाएगी। थर्ड स्टेज में ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगी। और फोर्थ स्टेज में ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स तक जाएगी। स्टेज 4, स्टेज 4, ब्लड टू, ब्लड कहाँ जा रही है, O2 सेल्स तक, सेल्स के पास।
यदि हम बात करें कि हमने सांस ली तो हमने अंदर क्या क्या लिया, तो हम केवल ऑक्सीजन ही अंदर नहीं लेते, हम बाहरी दुनिया से हवा अंदर लेते हैं। जो सांस लेने पर अंदर आती है वह ऑक्सीजन के साथ एयर होती है, और एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सभी अंदर आते हैं। लेकिन हम लंग्स के एल्बुलाई में, ब्लड में क्या देते हैं? सिर्फ दो चीजें देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आती है पर हम क्या देंगे ब्लड में? केवल दो चीज देंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक। तो हमने कहा कि मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन नॉस से चालू होता है। जब हम बाहर की दुनिया से हवा लेते हैं, हवा हमारे डेड स्पेस से होते हुए एल्वुलाई, लंग्स के एल्वुलाई तक आएगी। ये पहली स्टेज इंस्पायरेशन, जो हम सांस लेते हैं पहली स्टेज उसकी होगी। सेकेंड स्टेज में एल्वुलाई से और ऑक्सीजन का जाएगी ब्लड में, ठीक है, ब्लड, ये सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगी, ये थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज में ऑक्सीजन ब्लड से सेल्स तक पहुंचेगी। तो ऐसे मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब ये कैसे होगा तो उसके बारे में हम अब कल पढ़ेंगे दोस्तों। अभी तक के लिए इतना, धन्यवाद। वृंदावन, जहाँ की 47-48 डिग्री की भीषण गर्मी जिसको एक युवा शरीर भी सहन नहीं कर सकता, वहीं 70-80 वर्ष की वृद्ध माताएं अपने पेट की अग्नि बुझाने के लिए भिक्षा मांगती हैं, जिसमें कई माताएं कई बार मूर्छित भी हो जाती हैं। रात में इतने मच्छर होने के कारण ये माताएं चैन से सो भी नहीं पाती हैं, और मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा अलग। इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती और इन माताओं के लिए हर दिन एक नया संघर्ष हो जाता है। जो हमको घर के देने के लिए बहुत कष्ट चल रहा है। मैं लंगड़ी हूँ, चल नहीं पाती हूँ। रास्ते में 7 घंटा, 8 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा बैठ के थोड़ा कुछ कमाती हूँ, वही घर भरा किराया जुगाड़ करती हूँ। बहुत कष्ट में है हम लोग। ऐसे में हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन ऐसी 1000 से भी अधिक माताओं को राशन पानी इन्हीं की भजन कुटीर तक उपलब्ध कराती है। इन भीषण गर्मियों में इन्हें राहत पहुंचाने के लिए कुछ फल, मच्छरदानी, ग्लूकोन डी और मटके उपलब्ध करा रहे हैं। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हम चाहते हैं कि माताएं आराम से अपना भजन कर सके, उन्हें अपने भोजन की चिंता ना करनी पड़े। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस सेवा में सभी साथ जुड़े, आगे आए, ताकि हम और आप मिलके इन माताओं के लिए कुछ अच्छा कर पाए। धाम में रहकर भजन करने वाली इन माताओं की मदद करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें। और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।